चलो आओ ए दीवानो भीम जी सरदार के पीछे। फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजन हित की भारत में ये कर रहे रखवाली। इसका मुका किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। भ्रष्टाचार की भारत में गंदगी है फैली, गंगा जमुना सरस्वती हो गई है मैली, गंगा जमुना सरस्वती हो गई है मैली। जय भीम साथियों, आइए बात करते हैं मान्यवर काशीराम द्वारा लिखी गई द चमचा युग के बारे में। रैमसे मैकडोनल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के, वो बहुत ही डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि महात्मा गांधी को जब रिप्लाई करते हैं उनके लेटर को कि हमने कम्युनल अवार्ड नहीं दिया डिप्रेस्ड क्लासेस को, जहाँ पे सिर्फ उनके लोग उन्हें वोट डाल के रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत स्पेशल स्कीम है जिसमें उन्हें डुअल वोटिंग का अधिकार है। जहाँ पे उनकी कंस्टिट्यूएंसी होगी वहाँ पे उनके डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग ही सिर्फ वोट डाल के उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, और नॉर्मल जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, और वहाँ पे चाहे वो डिप्रेस्ड क्लासेस का हो चाहे वो जनरल हो, कोई भी चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है और कोई भी वोट डाल सकता है। और बाद में जब लेटर ख़त्म होता है तो वहाँ पे रैमसे मैकडोनल्ड लिखते हैं कि it is difficult to understand your attitude and of what I have understood of you, कि जो आपका एटीट्यूड है, जो आपने बहुत ही एक्सट्रीम कोर्स लिया है ऑफ स्टार्विंग योर सेल्फ टू डेथ, वो इसलिए नहीं है कि दलितों का सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है, वो सही सेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट है भी नहीं, वो एक बहुत ही स्पेशल स्कीम है। ना ही आपने इसलिए लिया है कि हमने हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने का काम किया है, जो कि हमने नहीं किया है, हमने उसका भी ध्यान रखा है। जो मुझे समझ आता है वो बस ये कि आप जो दलितों और डिप्रेस्ड क्लासेस को जो थोड़ा बहुत उनका हक मिल रहा है, जो उनकी लिमिटेड नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव जो उनके चुने हुए हैं, जो उनकी आवाज़ बन के लेजिस्लेचर में जाएंगे, आप उसे भी चुनने नहीं देना चाहते हैं। बस मुझे बस इतना समझ आता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये सब। और इन्हीं लेटर्स में गांधी जी ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि मैंने ये एक्सट्रीम स्टेप इसलिए भी उठाया है क्योंकि अगर मेरी जो फ़िलॉसफी है ऑफ लाइफ की, अगर उसका ये हिस्सा जिसके बारे में मैं सेपरेट इलेक्टोरेट पे राय रखता हूँ वो गलत है, तो मेरी ज़िंदगी की जो और फ़िलॉसफी है वो भी सारी गलत है। और जो इतने सारे लोग मेरी फ़िलॉसफी, मेरे में इतना भरोसा करते हैं, चाइल्ड लाइक फेथ है, तो मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, अगर उसकी सज़ा मेरी मौत है तो वो भी मुझे मंजूर है। तो कई तरीके की इंटरेस्टिंग बातचीत इसमें होती है। जो लेटर्स हैं आप बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल्ड में काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद 19 सितंबर 1932 को गांधी जी के अनशन पे बैठने से एक दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट आता है इस पे, और वो कहते हैं कि ये मेरी समझ से बाहर है कि इतना एक्सट्रीम स्टेप गांधी जी ने क्यों उठाया, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही वो दलितों के, डिप्रेस्ड क्लासेस के सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड को बहुत बोलते थे कि बहुत इम्पॉर्टेंट डिमांड नहीं है, और भी सारे इम्पॉर्टेंट मसले हैं। और अगर ये इतना एक्सट्रीम स्टेप अगर गांधी जी किसी बड़े कॉज के लिए उठाते तो समझ भी आता है। जैसे वो जिक्र करते हैं कि ब्रिटिशर से आज़ादी के लिए, हिंदू मुसलमान दंगा रोकने के लिए, या किसी और बड़े कॉज में, इस छोटे मोटे कॉज के लिए गांधी जी का ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाना मेरी समझ से बाहर है। बाबा साहब ये बोलते हैं
और तर्क करते हुए कहते हैं कि अगर कम्युनल अवार्ड जो मुस्लिम्स को दिया गया है, जो सिख को दिया गया है, जिसमें महात्मा गांधी जी की कोई आपत्ति नहीं है, अगर उससे देश की यूनिटी को ख़तरा नहीं है, तो हिंदू सोसाइटी को डिप्रेस क्लासेस को दिए गए सेपरेट इलेक्टोरेट से कैसे ख़तरा है, जो कि बहुत स्पेशल स्कीम है, जहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिससे हिंदू सोसाइटी में दरार पड़ने का ख़तरा होता हो। और दूसरी जगह ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि जो डॉक्टर मूंजे हैं, जो कि मिलिटेंट एडवोकेट हैं हिंदू राइट्स के, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की डिबेट के बाद इंडिया आके कहते रहे कि कहीं कोई बंटवारा नहीं है हिंदू सोसाइटी के बीच में, और मैंने अंबेडकर को उसके मकसद में हरा दिया। जिस मूंजे का ये कहना है, जो खुद को नेशनलिस्ट नहीं, वो हिंदू सोसाइटी के राइट्स का रखवाला बोलता है, जो कि कम्युनलिस्ट है, उसकी ये राय है। और उसके इतर महात्मा गांधी जी की ये राय है, वो कहते हैं कि नहीं, इससे हिंदू सोसाइटी में डिवीज़न हो जाएगा। तो ये फिर से मेरे समझ से बाहर है कि गांधी जी ऐसा मतलब क्यों बोलते हैं। और इसी लेटर में कुछ और चीज़ों का भी जो स्टेटमेंट है, सॉरी लेटर नहीं है, इसी स्टेटमेंट में बाबा साहब कई और चीज़ों का भी जिक्र करते हैं, जिनमें बोलते हैं कि हाँ, जिसमें से गांधी जी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई एक चर्चा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ और इसी स्टेटमेंट में वो जिक्र करते हैं कि कई सारे लोगों को लगता है कि गांधी जी बस सेपरेट इलेक्टोरेट के ख़िलाफ़ हैं और उन्हें कई सारी चीज़ों से दिक्कत नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जिस गांधी को मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिला था, वो बहुत अलग थे। वो दलितों को दिए ना रिज़र्वेशन के फेवर में थे, ना किसी और एक्स्ट्रा राइट को ग्रांट किए जाने के फेवर में थे। और इन सब के इतर इन्होंने वहाँ पे मुझे एक स्पेशल स्कीम समझाई, और उन्होंने बोला कि हम जॉइंट इलेक्टोरेट ही रखते हैं, और कोई दलित अगर चुनाव में डिप्रेस क्लासेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ, चुनाव में फ़र्ज़ कीजिए कि हार गया, और हारने के बाद वो इलेक्शन कमीशन को ये प्रूफ कर देता है कि मैं चुनाव इसलिए हारा हूँ क्योंकि मैं डिप्रेस क्लासेस को बिलोंग करता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो हिंदू जनरल कैंडिडेट हैं जो जीते हुए, उनसे बोलूँ कि वो अपना जीता हुआ पद छोड़ें और फिर से चुनाव हो। और फिर से अगर अगले चुनाव में जो हुआ, या तो वो सेम कैंडिडेट या कोई और डिप्रेस क्लास का कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, फिर से ये हुआ तो फिर से वो इलेक्शन कमीशन को ये प्रूफ करके दिखाए कि मैं चुनाव इसलिए हारा कि मैं डिप्रेस क्लास से बिलोंग करता हूँ। तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसी स्टेटमेंट में बाबा साहब जिक्र करते हैं कि मैं किसी कांग्रेस या महात्मा के विज़डम पर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे महात्मा आए और चले गए, बहुत सारे लोगों ने ये बात की, लेकिन डिप्रेस क्लासेस की स्थिति ज्यों की त्यों है, ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं है। और इसी सेम पब्लिक स्टेटमेंट में कई और चीज़ों का जिक्र करते हैं बाबा साहब। प्राइमरी इलेक्शंस का प्रावधान बस 10 साल के लिए हुआ, और पहला चुनाव जो हुआ पूना पैक्ट साइन होने के बाद स्कीम के तहत, उसमें साफ साफ तौर पे देखा गया कि जो प्राइमरी इलेक्शंस में जो लोग चुने गए, जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिला, वो जनरल इलेक्शंस में हारे। जनरल इलेक्शन से मेरा मतलब है जहाँ पे रिज़र्व कंस्टिट्यूंसी में जनरल लोग भी वोट डालते थे, वहाँ पे वो हारे थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो रियल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते थे, जो सही में जो डिप्रेस क्लासेस की इच्छा थी, जो लोग चुने जाएं, वो लोग कभी चुने नहीं गए इस जॉइंट इलेक्टोरेट के सिस्टम में। और यही रीज़न है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो भले ही उनका नंबर कम होता, लेकिन वो लोग मुखर तरीके से बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ करें
डिप्रेस क्लासेस की आवाज़ बनते और अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आगे इसके बाद सिलसिला शुरू होता है पूना पैक्ट साइन होने के बाद। उसके जिस दिन साइन हुआ उस दिन बाबा साहब का स्टेटमेंट है कि आज डिप्रेस क्लासेस के लोग बहुत दुखी हैं और उनके पास हर एक रीज़न है दुखी होने का। उसके बाद हर एक मंच पे, पब्लिक मीटिंग्स में, प्राइवेट मीटिंग्स में, जहाँ जहाँ रिनाउंस करना था पूना पैक्ट को, वहाँ उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी है डन टू डिप्रेस क्लासेस एंड स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़। इसमें अलग अलग जगह पे जिक्र है कि कहते हैं कि जो महात्मा गांधी का जो एक्ट था फास्ट का, उसमें कुछ भी नोबल नहीं था। वो एक बहुत ही वाइल्ड और विकेड एक्ट था, बहुत ही फिल्दी एक्ट था। ये सारे वर्ड्स मतलब बहुत यूज़ करते हैं और कहते हैं कि जो प्राइमरी इलेक्शंस था, अगर सिर्फ वो ही होता तो भी काफ़ी कुछ ठीक होता, लेकिन उसका भी प्रोविज़न सिर्फ 10 साल का। इसका मतलब ये है कि 1947 के बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें प्राइमरी इलेक्शंस का प्रावधान नहीं होगा। और 1947 जब तक ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज़ का ज़िक्र करते रहे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स गए तो उसके बाद उन्होंने अपना स्ट्रेटजी चेंज की और अलग चीज़ों पे ध्यान दिया, जिनमें से सेपरेट सेटलमेंट एक था कि जहाँ पे सिर्फ सारी बस्तियाँ डिप्रेस क्लासेस की होंगी, सो दैट उनकी मेजॉरिटी बने, और जॉइंट इलेक्टोरेट में अभी सिर्फ ज़्यादा नंबर किसी कंस्टिट्यूंसी में उनका हो तो उनका रियल रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए। इस डिमांड को भी बाद में पिकअप नहीं किया गया ज़्यादा, और सेपरेट सेटलमेंट एक डिमांड है। इसके अलावा दूसरी डिमांड थी कि मूवमेंट उन्होंने अपना ब्रॉड बेस करना शुरू किया। तो ओबीसीज़ थे, उनके साथ पॉलिटिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश की। वो कहते थे कि इस सवाल पे, जब वो लखनऊ में थे तब पहली बार ये कोशिश हुई, वो किसी डिप्रेस क्लासेस के मीटिंग को जो गैदरिंग थी उसे एड्रेस कर रहे थे कि ओबीसीज़ को लगता है कि वो दलितों के साथ, डिप्रेस क्लासेस के साथ उठने बैठने से उनकी बराबरी पे आ जाएंगे, इसलिए वो उनके साथ उठने बैठना नहीं चाहते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि हम दोनों की लड़ाई एक जैसी है, हम दोनों का साझा संघर्ष है, और हम लोग मेजॉरिटी में हैं तो क्यों ना मिल के हम इस देश पे रूल करें। ये उनकी पहली कोशिश थी लखनऊ में, जो कि ओबीसी लीडर्स की रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने किया था। इसके बाद उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट एक 1951 में किया, जिसमें पटना गए वो ओबीसी क्लासेस के इनविटेशन पे, जहाँ पे सिंगल पार्टी होनी थी एससी एंड ओबीसी की, लेकिन उस मूव को डिफीट कर दिया गया क्योंकि एक ओबीसी लीडर को पंडित नेहरू ने एक चेयर ऑफ़र कर दी थी। देखिए ये सारी तरकीबें यूज़ होती हैं, छोटे छोटे प्रलोभन से मतलब लार्जर कलेक्टिव गोल डिफीट हो जाता है। तो ये सारी कोशिश की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जब पूना पैक्ट साइन हुआ, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को नहीं माना गया। और बाबा साहब अपने आखिरी के दिनों में कहते थे कि जो कारवां बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर तुम लोग आगे ना ले जा पाओ तो इसे यहीं छोड़ देना। तो इस चीज़ को मानने पर काशीराम कहते हैं कि कारवां आगे तो नहीं गया और वो वहाँ भी नहीं रहा, इसके तर वो पीछे ज़रूर गया है। और मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं कि 24 सितंबर 1932 वो दिन था जिससे चमचा युग की शुरुआत होती है, क्योंकि और मान्यवर काशीराम कहते हैं जिस चीज़ को मान्यवर काशीराम चमचा कहते हैं उसे बाबा साहब अम्बेडकर एजेंट कहते हैं, टूल कहते हैं। वो कहते हैं कि जो जॉइंट इलेक्टोरेट का जो पूरा स्कीम फार्मूलेट किया गया है, ये दलितों के, डिप्रेस क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे ये सिर्फ स्टूजेस होंगे, एजेंट होंगे जो हिंदू सोसाइटी है उनके, ये बाबा साहब का कहना था। तो उसी चीज़ को मान्यवर काशीराम साहब
चमचा बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़ाई आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो उनकी भाषा का, उसकी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी है। तो चमचा युग की शुरुआत मान्यवर काशीराम के हिसाब से 24 सितंबर 1932 से होती है। और वो कहते हैं कि कई सारे टाइप के चमचे होते हैं और इनकी अलग अलग वैराइटीज़ होते हैं। और वो कई सारी चीज़ों का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि इसमें एक चीज़ कहते हैं, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उनका है कि एलियनेशन ऑफ एलिट्स। वो बोलते हैं कि जो एलिट है, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग चले गए हैं, जो लाखों लाख लोग हैं, वो एलियनेट हो गए हैं मासेस से। और 1970s के टाइम एक गवई फैमिली जो परेशान रहती है और किसी फैमिली की बेटी के साथ वहाँ का फ्यूडल लॉर्ड महाराष्ट्र में बलात्कार करता है और लेजिटिमेट चाइल्ड होता है, उसका विरोध जब वो करते हैं फैमिली वाले, तो उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं उन अपर कास्ट फ्यूडल लॉर्ड द्वारा। लेकिन उसी टाइम आरपीआई के कुछ लीडर्स जो कि अपने रैंक्स में बराबर ऊपर बढ़ रहे थे, वो भी गबई कास्ट के थे, तो कहते हैं कि कैसे एलियनेट हो गया है मतलब ब्यूरोक्रेसी और ये सब। और इसी के लिए उन्होंने बाद में बामसेप बनाया 1978 में 6 दिसंबर। और बाद में DS4 बनाया, सोशल एक्शन बोलते थे, सोशल एक्शन के लिए उन्होंने DS4 बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। और मान्यवर काशीराम साहब बोलते थे और उन्होंने अपने टाइम पे कई सारी चीज़ों का ज़िक्र किया। वो बोलते थे कि 3 स्टेजेस में हमें अपने मूवमेंट मिशन को आगे बढ़ाना है। पहला स्टेज ये है कि जो चमचा युग है, इसके अपने कंटेम्परेरी चैलेंजेस क्या हैं। इसके लिए उन्होंने सोशल एक्शन बताया कि इसके लिए सोशल एक्शन की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने बताया कि कैसे इस चमचा युग को ख़त्म करना है, इसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल एक्शन बताया कि पॉलिटिकल एक्शन की ज़रूरत है। और तीसरा कि कैसे हम ब्राइट एज में जाएं, अशर करें, इसके लिए उन्होंने बताया कि ड्यूरेबल कल्चरल चेंज की ज़रूरत है। तो सोशल एक्शन के लिए मान्यवर काशीराम बताते हैं कि मासेस का, डिप्रेस क्लासेस के मासेस का अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक उनमें चेतना नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, तब तक कोई कहीं ये मिशन नहीं पहुंच सकता है। तो जब सोशली अवेकन होंगे, अराउज़ होंगे, उसके बाद वो सोशल एक्शन करेंगे। जो एनलाइटेंड डिप्रेस क्लास का एक्शन है टुवर्ड्स मिशन, इसी को उन्होंने सोशल एक्शन बोला। इसके लिए अपने टाइम पे मान्यवर काशीराम कई सारे इवेंट्स का आयोजन करते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स, जो कि 2 महीने के लिए 1980 में हुआ, 14 अप्रैल से 14 जून तक, जिसने 9 स्टेट्स कवर किए। और इसके बाद पूना पैक्ट का डिनंसिएशन, मतलब उसे बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी 50th एनिवर्सरी पे पूना से लेके जलंधर तक पूरा कारवां गया, अलग अलग लोगों को जागृत करते हुए गए। पीपल्स पार्लियामेंट, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मान्यवर काशीराम सोचते थे, एग्जीक्यूट करते थे। पीपल्स पार्लियामेंट का आइडिया ये था कि दलित शोषित समाज के लोग जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है पार्लियामेंट के, उनके मसले, उनके मुद्दों को उठाया नहीं जाता है, तो उसका ये आइडिया था कि लोगों को इसके बारे में पता चले, अपने बुनियादी हकों के बारे में कोई चर्चा हो। और बोलते थे कि दलितों के पास, जो शोषित समाज है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे बहुत वाइजली यूज़ करना है। तो उन्होंने बोला कि 2 feet 2 wheels, साइकिल और पैदल चलने की बात किया करते थे। 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई उसी दौर में 7 स्टेट्स में अराउंड दिल्ली, मार्च 1983 में। तो ये सारे काम अब आप देखिए कि एक हर फ्रंट पे समझते हुए चैलेंज को, कि हर फ्रंट पे डिप्रेस क्लासेस के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो हर फ्रंट पे जो चैलेंज है उसकी तैयारी करके रखते थे और
सोशल एक्शन हो, पॉलिटिकल एक्शन हो। पॉलिटिकल एक्शन के लिए मान्यवर काशीराम बोलते थे कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत है, जो कि किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ से दूर हो, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल चेंज के लिए बहुत ही कंसिस्टेंट रहे, इसके लिए कल्चरल चेंज की ज़रूरत है। और वो कल्चरल चेंज के लिए वापस जाते हैं इतिहास में ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया। और फिर वो जाते हैं पेरियार साहब के पास, जिसका एथीज़्म और रैशनलिज़म की वो बात करते हैं। और बाबा साहब, जिन्होंने बुद्धिज़्म। तो इस सारी कल्चरल लेगेसी की बुनियाद पे वो कल्चरल मूवमेंट जो कि बहुत ड्यूरेबल है उसकी बात करते हैं। तो जो ओवरऑल जो अप्रोच है, जिन सब की ज़रूरत है मल्टी फ्रंट्स पे, उन सब की बात करते हैं मान्यवर काशीराम साहब। तो देखिए कई सारे चैलेंजेस हैं जिसका ज़िक्र इस किताब में भी है मान्यवर काशीराम साहब द्वारा। और इस किताब को आप लोग पढ़िए, और अगर कोई सवाल है, कुछ चर्चा या डिस्कशन करना है तो इस पे हम बात करेंगे। और सब्सक्राइब करिए अम्बेडकर नामा को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये मुहिम है जो कि घर घर तक पहुंचनी चाहिए। जय भीम साथियों।